नमस्कार प्यारे भाइयों। नीमी टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस सेशन को प्रारंभ करेंगे एक प्यारा सा मोटिवेशन के साथ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। तो मेरे भाइयों, मंजिल तो हर कोई पाना चाहता है जी। मंजिल तो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन यूं ही नहीं मिलती मंजिल खैरियत में। मंजिल सिर्फ मुसाफिर को मिलती है। जैसे कि मैं और आप मुसाफिर हैं जो अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं और आप पूरे लगन के साथ इसे सीख रहे हैं। तो सफलता उस चिड़िया का नाम है जो सिर्फ उन्हीं के पास जाती है जो उसके लायक हो। अगर आप सफलता के लायक हैं तभी सफलता आपके पास आएगी। करेक्ट। तो जैसे कि ये हमारा आज का प्यारा सा मोटिवेशन है। हम मोटिवेशन के साथ मोटिवेट होके हम किसी भी चीज़ को यदि काम को करते हैं तो हम ज़रूर उस काम में सक्सेस होते हैं, उस काम को हम कर पाते हैं। हमारे अंदर हौसला कितना है ये मायने रखता है। हमारे पंख, यानी कि हमारा पंख क्या है, हमारा एक संघर्ष, हमारा एक मेहनत। अगर हमारे मेहनत में हौसला नहीं है ना, तो एक गधे की तरह हम काम करते रहेंगे बट हमें कुछ हाथ लगेगा नहीं। हमारे हौसलों में हम हमारे अंदर, हमारे संघर्ष में, हमारे मेहनत में हौसला होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का हमारा प्यारा सा मोटिवेशन यही है। हम हर एक मोटिवेशन से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए, ये रहा आज का हमारा एक मोटिवेशन। अब हम अपने सीरीज की तरफ बढ़ते हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे, राइट। ये जो हमारा ड्रीम 11 सीरीज स्टार्ट हमने किया है, इस ड्रीम 11 सीरीज में जो कि सैकड़ों क्वेश्चन है, इस सैकड़ों क्वेश्चन को हम लोगों ने एक सीरीज के माध्यम से स्टार्ट किया है। तो ये जो ड्रीम 11 सीरीज है, उस सीरीज का ये नाम है। ITI इलेक्ट्रीशियन की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये नीमी टेक्निकल चैनल एक बेहतर प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आके हर एक विद्यार्थी अपने लेवल को इम्प्रूव कर सकता है। अपने लेवल को इम्प्रूव करने के साथ साथ अपने शिक्षा को एक निखार दे सकता है, अपने शिक्षा को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सकता है, यहाँ पे आके ज्ञान अर्जित कर सकता है। करेक्ट। तो ये जो हमारा ड्रीम 11 सीरीज चल रहा है, इस सीरीज में हम लोग चैप्टर नंबर 2 को कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 है, यानी कि हमने इसमें टोटल 80 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। ये जो 80 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जाना है। क्योंकि 80 प्रश्न पढ़ना कोई मामूली बात नहीं होता। 80 प्रश्नों में से यदि सही तरीके से देखा जाए ना, तो वो कम से कम 200 से 250 क्वेश्चनों के बराबर है। क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन का जो 4 ऑप्शन दिया होता है, चारों ऑप्शनों को मैं आपको बड़े ही ढंग तरीके से समझाता हूँ, राइट। और आप बहुत ही अच्छे तरीके से, मेहनत से और पूरी लगन के साथ पढ़ते हैं। यही चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहीं से मुझे पता चलता है कि जो मैं आपके लिए, आपके थ्रू मैं जो आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरा मेहनत बिल्कुल सही जा रहा है, राइट। तो चलिए, अब हम बातें कम करेंगे और हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चनों की ओर। तो मेरे प्यारे भाइयों, बड़े भाइयों, छोटे भाइयों, आप सभी से मेरा यही विनती है कि आप इस वीडियो को पहले कर दीजिए शेयर, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्ट हो सके। और अगर वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगे, आपको ऐसा लगे कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हमने आज कुछ सीखा है, कुछ नया सीखा है, कुछ नया समझा है, तो लास्ट में आप जब इस वीडियो को पूरा देख ले तो इसके बाद, देखने के बाद आप वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपको पसंद आता है तो। नहीं तो आपके पास एक डिसलाइक का भी ऑप्शन है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं इस वीडियो में क्या कमी है, इस वीडियो में मैंने ऐसा कौन सा गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। आपके मन में जो कुछ भी है कमेंट करके उसे बता सकते हैं, राइट। चलिए, अब हमारा फोकस रहेगा क्वेश्चनों की तरफ। इसमें टोटल 9th क्वेश्चन है, हम केवल 9 क्वेश्चनों को ही सॉल्व करने वाले हैं, करेक्ट। चलिए, नियॉन टेस्टर को उपयोग में लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बताइए कि ये नियॉन टेस्टर होता क्या है। नियॉन टेस्टर एक ऐसा परीक्षक होता है, एक ऐसा टेस्टर होता है जो इलेक्ट्रीशियन के पास उपलब्ध होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो क्या होता है इस नियॉन टेस्टर के द्वारा, नियॉन टेस्टर के द्वारा होता है कि नियॉन टेस्टर के एक अंदर लैंप लगा होता है।
जब हमें किसी फेज में सप्लाई की प्रेजेंटी को देखना होता है कि इस फेज वायर में धारा आ रही है कि नहीं आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इस चीज़ का परीक्षण करने के लिए हम नियॉन टेस्टर का उपयोग करते हैं। तो नियॉन टेस्टर के अंदर एक लैंप लगा होता है जिसका नाम होता है नियॉन। इसी नियॉन लैंप की वजह से इसका नाम पड़ गया नियॉन टेस्टर। तो हमें इसको उपयोग में लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? वर्तमान की उपस्थिति चेक करने हेतु बिल्कुल आपको यहाँ से ये जो वर्तमान वर्ड दिख रहा है, ये जो वर्तमान है, वर्तमान ये नीमी लैंग्वेज है। कौन सा है? नीमी लैंग्वेज। इसका हिंदी लैंग्वेज होगा करंट। मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चन है ये नीमी लैंग्वेज पे आधारित है, राइट। तो करंट की उपस्थिति को चेक करने के लिए हम नियॉन टेस्टर का उपयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 500 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज पर उपयोग नहीं करना चाहिए। एकदम करेक्ट बात बोल रहा है, क्योंकि देखिए जो 3 फेज की सप्लाई होती है 415 वोल्ट की सप्लाई, वहाँ पे भी हम नियॉन टेस्टर का उपयोग कर लेते हैं सप्लाई की उपस्थिति को जांचने के लिए। यानी कि हम 500 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते। ये सही बात बोल रहा है, बिल्कुल ये भी सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। परीक्षण करते समय धातु की क्लिप पर उंगलियां संपर्क में होना चाहिए तथा अर्थ के संपर्क में रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रहा है, क्योंकि ये जो नियॉन टेस्टर है हमारा, नियॉन टेस्टर के अंदर जो नियॉन लैंप है, ये नियॉन लैंप तभी जलेगा जब इसको फेस और अर्थ मिलेगा। तो फेस के माध्यम से इसको फेस मिल रहा है, अर्थ कहाँ से मिलेगा? अर्थ हमारे बॉडी के थ्रू मिलेगा, क्योंकि हम ज़मीन पे खड़े होंगे और ज़मीन एक अर्थ है, राइट। और ज़मीन पे खड़े होने के बाद जब हम अपने अंगूठे को इस नियॉन टेस्टर की धातु पे यानी कि इसके क्लिप पे हम उंगली को कांटेक्ट करेंगे तो वहाँ से सर्किट कंप्लीट होगा, और जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो लैंप नहीं जलेगा, और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो लैंप जलेगा। तो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हम क्लिप पर उंगली को रखते हैं और अर्थ के संपर्क में हमें खड़ा रहना चाहिए। यानी कि ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ। इतना आसान लैंग्वेज से आपको कोई नहीं समझा सकता जितना आसान लैंग्वेज से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आते होगी, ठीक है। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन है आज का 82 नंबर का क्वेश्चन। स्पार्क प्लग का वायु गैप यानी कि एयर गैप मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? थ्रेड रिंग गेज, फिलर गेज, वायर गेज या वर्नियर कैलिपर्स? थ्रेड रिंग गेज। ये जो हमारा थ्रेड रिंग गेज होता है इसका प्रयोग तो हम करते हैं किसी बेलनाकार बाहरी व्यास का मापन करने के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बाहरी व्यास का मापन करने के लिए, बाहरी व्यास का मापन हेतु किसी बेलनाकार वस्तु की बाहरी व्यास का मापन करने हेतु थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग करते हैं। हमसे स्पार्क प्लग का एयर गैप मापने के लिए पूछा गया है। तो ये होता है फिलर गेज। फिलर गेज में क्या होता है कि जैसे कोई 2 मैट्रिक्स पुर्जा हो गया, एक मेरा पुर्जा ये हो गया, मान लीजिए कि एक मेरा पुर्जा यहाँ ये है और दूसरा पुर्जा ये है, ठीक है। इन दोनों पुर्जों के बीच में ये जो गैप है, ये गैप कितना है? इसी गैप को ये एयर गैप बोला हुआ है, ठीक है। तो इस एयर गैप को मेजरमेंट करने के लिए हम फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ये हमें पता होना चाहिए ना कि ये इन दोनों पुर्जों के बीच में गैप कितना है, तो इसको हम चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वायर गेज और वर्नियर कैलिपर्स। मैं आपको गेज के बारे में बताता हूँ। ये जो हमारा गेज होता है, ये गेज 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, दूसरा होता है माइक्रोमीटर और तीसरा होता है वर्नियर कैलिपर्स मीटर, ठीक है। SWG, MM, MCM मैंने आपको नाम पढ़ के भी बता दिया। तो ये जो स्टैंडर्ड वायर गेज है, ये तीनों गेज हैं, इन तीनों का काम होता है वायर के साइज को मापना। और किस में मापते हैं? ये व्यास में मापते हैं, राइट। तो स्टैंडर्ड वायर गेज, इस स्टैंडर्ड वायर गेज का ये कितने mm तक की वायर को माप सकता है? तो ये 0 से लेकर 36 mm तक की 36 SWG तक की वायर को माप सकता है, ठीक है। और ये जो माइक्रोमीटर है, ये 0 से लेके 25 mm² तक की
वायर का माप सकता है, ठीक है, मापन कर सकता है, ठीक है। अब इसके अल्पतमांक को भी देख लेते हैं, जब इतना डिटेल से देख ही रहे हैं हम लोग तो इसका अल्पतमांक होता है 0.01। यदि हम इसकी बात करें mm में, यदि बात करें इंच में, तो इसका इंच में होता है अल्पतमांक 0.001 इंच, करेक्ट। ये इसका लिस्ट वो होता है, ठीक है, लिस्ट काउंट, यानी कि ये 0.01 mm तक की वायर को भी माप सकता है, और ये मापता है 0.1 से 0.02 mm, करेक्ट। ये जो वर्नियर कैलिपर्स मीटर होता है, जिस SWG की वायर को मापता है, उससे भी छोटे SWG की वायर को मापने के लिए हम माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। माइक्रो से पता चलता है बहुत सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, पतले से पतले वायर को माप सकते हैं माइक्रोमीटर के द्वारा, करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, 82 का राइट आंसर यही होगा। फिलर गेज का प्रयोग करते हैं हम एयर गैप मापने के लिए, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखेंगे, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको तुरंत लाइक कीजिए। आप अभी लाइक करने का कोई पैसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कुछ चीज़ थोड़ी मांग रहा हूँ कि आप मुझे पैसे दो, आप मुझे कुछ करो, ना तो मैं आपसे कुछ हेल्प मांग रहा हूँ, ना ही मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। वीडियो को आप लाइक कर दो, बढ़िया लग रहा है तो शेयर कर दो, ताकि और भी दोस्तों, और भी आपकी वजह से किसी और को भी फ़ायदा हो। क्या आप नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं, और मुझे आप पे भरोसा है, आप ऐसा काम करेंगे। ये नेक काम तो हर कोई करता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 83, गुनिया का उपयोग। पहले गुनिया देख लेते हैं, ये गुनिया होता है क्या है। इसको हम कहते हैं ट्राई स्क्वायर, गुनिया का नाम होता है ट्राई स्क्वायर, राइट। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग कई स्थानों में होता है, बिल्कुल, परंतु किन स्थानों में नहीं किया जाता? ओहो, कहाँ पे नहीं किया जाता? तो ट्राई स्क्वायर हमारा होता है कुछ इस तरह से, ये हो गया हमारा ट्राई स्क्वायर, ठीक है। ये यहाँ पे समकोण जो होता है, ये 90 अंश का एंगल बनाता है, 90 अंश का एंगल होता है, ठीक है। तो समकोण परीक्षण में बिल्कुल समांतरता जांच करने में, यानी कि ये जैसे कि एक दीवार है, उस दीवार का हम समकोण टेस्टिंग कर रहे हैं, कि समकोण परीक्षण कर रहे हैं कि ये जो दीवार है 90 डिग्री पे एंगल है इसका, यानी कि नहीं है। तो उसकी समांतरता जांच करने के लिए भी हम गुनिया का प्रयोग करते हैं। सपाटता की जांच, बिल्कुल सरफेस की जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन रेती के पृष्ठ की वर्गता का परीक्षण करने के लिए इसका प्रयोग कभी नहीं करते। इसका मतलब राइट आंसर हमारा ये नहीं है। ये तो किया जाता है, कहाँ पे नहीं किया जाता ये हमसे पूछा है ना, तो यहाँ पे नहीं किया जाता, ये हमारा सही होगा। ये तो हो जाएंगे गलत, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? यही आपको बताना है कि हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, राइट। चलिए मैं आपको हेक्सा ब्लेड बना के दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हेक्सा ब्लेड होता क्या है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होता क्या है, एक होता है यहाँ पे छिद्र इस तरह का, जो कि इसके फ्रेम में फंसाया जाता है, राइट। दोनों साइड छिद्र होता है, तो दोनों साइड का छिद्र, मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर इस ब्लेड की पूरी टोटल लंबाई है, तो इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा? इसका सेंटर यहाँ पे आएगा 5 सेंटीमीटर पे। अब चलिए ऑप्शन की तरफ चलते हैं। दोनों छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी, हेक्सा ब्लेड की पूरी लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है? दोनों छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी, यानी कि यहाँ से मापी जाती है, कि दोनों छिद्रों के भीतरी सिरों के बीच की दूरी? नहीं नहीं, दोनों छिद्रों के भीतरी सिरों के बीच की दूरी, यानी बोल रहा है कि ये तो दोनों छिद्र हैं, इनके भीतरी बीच की दूरी नहीं, एक दूसरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक पूरी लंबाई, यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी लंबाई मापी जाती है? नहीं, एक सिरे से दूसरे से, ये तो हो गया उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। यहाँ पे ये जो हमारे सेंटर है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितना है, ठीक है, ये इसकी पूरी लंबाई होती है, ये इसकी पूरी लंबाई होती है इसके मिड पॉइंट से, यानी कि दोनों छिद्रों के केंद्रों के बीच की दूरी से इसकी लंबाई मापी जाती है। हम यहाँ से यहाँ तक की नहीं मापेंगे, करेक्ट।
चलिए, समझ में आ रहा है दोस्तों ना? बिल्कुल, क्यों नहीं समझ में आएगा, समझ में बिल्कुल आएगा। बस आप पूरे मन के साथ पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। अगर मन नहीं लग रहा है ना, तो कोई कितना भी समझाने वाला क्यों ना हो, दिमाग में नहीं घुसेगा तो नहीं घुसेगा, ठीक है। मैं जितना मेहनत के साथ आपको पढ़ाता हूँ, बताता हूँ ना, आप भी उतने ही मेहनत के साथ समझने की कोशिश करना, पढ़ने की कोशिश करना। यदि आपसे आती है ये चीज़ पहले से तो और बहुत बढ़िया बात है, यदि नहीं आती तो आप सीखो। 85 नंबर का क्वेश्चन है, किसी धातु में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज दिशा, इस दिशा में घुमाया जाता है, ठीक है। किसी धातु में चूड़ियाँ काटने के लिए टैप को क्लॉकवाइज दिशा में घुमाने के बाद आधा चक्र एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल घुमाया जाता है। पहले हमारा इस दिशा में घूम रहा था, फिर हम इसको उल्टी दिशा में एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। पर क्यों घुमाएंगे? जिससे धातु के चिप्स मजबूत हो जाएं, जिससे धातु के चिप्स टुकड़ों में टूट जाएं, जिससे धातु के चिप्स की लंबाई बढ़ जाए, जिससे धातु के अंदर टैप आसानी से चला जाए। ये जो चूड़ियाँ काटते हैं, ये देखिए हैंड ड्रिल मशीन के द्वारा ये कार्य संपन्न किया जाता है। तो हैंड ड्रिल मशीन में क्या होता है, हैंड ड्रिल मशीन में हमें बिट लगाना पड़ता है। तो बिट के माध्यम से किसी धात्विक पार्ट में हम होल करते हैं, छिद्र करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब हम छिद्र करेंगे तो छिद्र करने के दरमियान जो छिद्र हम करते हैं, तो पहले हैंड ड्रिल मशीन छिद्र करेगा, फिर उसको छिद्र करने के लिए क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएगा, इस दिशा में घुमाएंगे, मशीन ऑटोमेटिक घूमेगी। तो फिर हमें उसके उल्टी दिशा में क्यों घुमाने की ज़रूरत होती है? क्योंकि जो हम छिद्र कर रहे हैं, उस छिद्र के द्वारा जो धात्विक छोटे छोटे चिप्स निकलते हैं धातु के, वो चिप्स टूट जाए। और वो चिप्स को हमें तोड़ना इसलिए है ताकि जो हमारी हैंडल मशीन की बिट होती है वो आसानी से उस धातु के अंदर घुस के टैपिंग कर सके। इसलिए हम उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं ताकि चिप्स टूट जाए। तो यही पूछ रहा है कि हम एंटी क्लॉकवाइज दिशा में क्यों घुमाते हैं, ठीक है, जिससे धातु के चिप्स मजबूत हो जाए। नहीं, धातु के चिप्स यदि मजबूत हो गया ना, तो हमारा बिट भी टूट सकता है, राइट, जिससे धातु के चिप्स टुकड़ों में टूट जाए। बिल्कुल, टुकड़ों में तोड़ने के लिए हम उसको एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाते हैं ताकि टुकड़ों में टूट जाए, और टूटने के बाद जो हमारा हैंडल मशीन का बिट होता है, वो बिट आसानी से उस धातु के अंदर घुस के टैप कर सके, चूड़ियाँ बना सके, राइट। ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ भी देख लेते हैं, जिससे धातु की चिप्स की लंबाई बढ़ जाए। अरे भैया, धातु की चिप्स की लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को घटाएंगे, ये हमारा काम थोड़ी है। हमारा काम है कि हैंडल मशीन के द्वारा ड्रिल करना, और उसको इस तरह से ड्रिल करना कि हमारा जो बिट होता है वो आसानी से घुस जाए, ठीक है, ये हम करेंगे। हम धातु के चिप्स की लंबाई को घटाएंगे, बढ़ाएंगे क्यों? ये तो हो गया गलत। धातु के अंदर टैप आसानी से चला जाएगा, बिल्कुल ये ऑप्शन भी सही है, बट मैं इसको ऑप्शन नंबर बी को ही सही मानूंगा, क्योंकि जब चिप्स को टुकड़ों में तोड़ देंगे आप एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमा के, तभी आपका टैप धातु के अंदर आसानी से जाएगा। वरना यदि आप डायरेक्ट धातु के अंदर टैप को आसानी से ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, तो हो सकता है आपका टैप टूट भी सकता है, ठीक है। इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी मेरा जाता है ऑप्शन नंबर बी को, इसके बाद दूसरा प्रायोरिटी जाता है ऑप्शन नंबर डी को। यदि इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी ना होता तो मैं करता डी को, बट यहाँ पे बी ही इसका राइट जवाब होगा, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आता होगा आप लोगों को। यदि आप नए हैं तो इस चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूँ। चाहे आप यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीपीसीएल की तैयारी कर रहे हो, या फिर इसरो की तैयारी कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, इंडियन ऑयल की तैयारी कर रहे हैं, या एनसीएल की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, नो दिक्कत, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको ऐसा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा ना, जो बिल्कुल ऑल इंडिया किसी में भी किसी भी एग्जाम में काम आएगा। वो आप बस यहाँ से पढ़ के जाइए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके लिए क्वेश्चन आए ना। ये क्वेश्चन मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं है, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आया हुआ है, ठीक है, जो पिछले एग्जाम में हुआ है, जैसे DMRC, राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर हो गया, मध्य प्रदेश का लाइनमैन हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का लाइनमैन हो गया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आया है, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं उठा के सॉल्व करा रहा हूँ सिंपल से, और आपको समझा रहा हूँ, करेक्ट, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 86।
किसी धातु में ड्रिल करते समय ड्रिल बिट टूट जाए। ओहो, फिर तो ड्रिल कैसे करेंगे। किसी धातु में ड्रिल करते समय ड्रिल बिट टूट जाए तो उसे निकालने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे, बताइए। अब हम इसमें मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको आता है ना ही मुझे आता है। हम इस पे लगाएंगे कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमें जो चीज़ बनता है उसके चीज़ में उस के बारे में पहले देखें। रीमर, रीमर क्या करता है कि जैसे हमने एक टैप किया यहाँ पे, इस गोलाई इस व्यास का हमने एक टैप लगाया, तो इस टैप में क्या होता है कि कुछ धातु के चिप्स जो होते हैं वो इस तरह से अंदर पार्ट में, अंदर वाले पार्ट में इस तरह से वो चिप्स, नुकीले चिप्स रह जाते हैं। ये नुकीले चिप्स क्या करेंगे, इस होल में यदि हम कोई पाइप डालते हैं या फिर कोई वायर डालते हैं तो वो वायर के ऊपरी भाग में जो इंसुलेशन लगा होता है पीवीसी का, वो छिल सकता है। तो हमें उसे बचाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको रफ करना पड़ता है, यानी कि इसके सतह को चिकना करना पड़ता है। तो वहाँ पे हम रीमर को काम लेते हैं। अब देखिए, बात हो रही है हैंड ड्रिल मशीन के बिट के बारे में, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। इसी तरह से हम ऑप्शन को गलत करेंगे और सही करेंगे, ठीक है। हैंड ड्रिल मशीन, ये हैंड ड्रिल मशीन क्या करता है कि ड्रिल करने के लिए काम में आता है, ठीक है। यदि ड्रिल बीट टूट जाए तो उस बीट को निकालने के काम हैंड ड्रिल मशीन नहीं आएगा। तो यहाँ से पता चल गया कि छिद्र करने के लिए हम हैंड ड्रिल मशीन का प्रयोग करेंगे। ये ऑप्शन भी हमारा हो गया गलत। ऑप्शन नंबर डी है ड्रिफ्ट। ये जो हैंड ड्रिल मशीन होता है ना, इसमें बीट्स लगे होते हैं 3.2 के, 4.2 के, 5.1 के। तो ये जो साइज, ये बिट का साइज है, इस बिट को निकालने के लिए और इस बिट को लगाने के लिए हम जिसका प्रयोग करते हैं वो होता है ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट तो काम आएगा नहीं ड्रिल बिट टूटे हुए टैप को निकालने के लिए। ऑप्शन नंबर केवल एक ही बचा हमारे पास, ए नंबर, यही हमारा राइट आंसर होगा। क्योंकि सही जवाब इन्हीं चारों में से कोई एक होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि चारों ऑप्शन ही गलत हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो जो चीज़ पहले आपको आता है ना उस चीज़ को आप देखो, इसके बाद जो ऑप्शन बच गया वही आपका राइट आंसर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट आप एग्जाम में लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो टैप एक्सट्रैक्टर के द्वारा हम टूटे हुए बिट को आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार का उपकरण होता है, राइट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर। सूक्ष्म मापी यंत्र को उपयोग करने से पहले सामान्यतः किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, सूक्ष्म मापी यंत्र यानी कि माइक्रोमीटर की बात कर रहा है। इसको उपयोग करने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सूक्ष्म मापी यंत्र की त्रुटि परीक्षण, बिल्कुल बिल्कुल इसके त्रुटियों का परीक्षण करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि देखिए क्या होता है, ये जो है माइक्रोमीटर हमारा इसी तरह का होता है ना। ये हो गया मेरा माइक्रोमीटर। यहाँ पे होता है स्पिंडल, ठीक है। ये होता है हमारा एनीविल, ये होता है स्पिंडल, ठीक है। तो इसके बीच में हम यहाँ पे वायर को रखते हैं। अब वायर मान लीजिए कि मैं 2.5 mm की वायर को मेज़रमेंट करना है मुझे, तो इस माइक्रोमीटर के द्वारा मैं मेज़रमेंट करूँगा। तो ये जो मेज़रमेंट है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये हमारा जो माइक्रोमीटर जो रीडिंग दे रहा है ये बिल्कुल करेक्ट रीडिंग दे रहा है। हो सकता है कि माइक्रोमीटर का रीडिंग एरर भी हो सकता है। तो इस एरर को हमें चेक करने के लिए उपयोग में लेने से पहले परीक्षण किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं परीक्षण कैसे किया जाता है। एक आता है स्लिप गेज, एक आता है स्लिप गेज। उस स्लिप गेज के द्वारा हम इस माइक्रोमीटर की एरर का परीक्षण करते हैं, राइट। तो हमसे पूछा क्या गया है किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, तो त्रुटि का ध्यान में रखना चाहिए, बिल्कुल इसका ध्यान रखना ही चाहिए। सूक्ष्म मापी यंत्र की 5S, ये देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन बताता है कि ये क्वेश्चन आपको छोड़ने के लायक है। ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन छोड़ने के लायक ही होता है। जो बहुत ही अच्छे तरह से मेहनत किया होगा, जो पढ़ा होगा ना, वही इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। और तुक्के में भी लोग सही कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन ही ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसका बता दूं आपको, ए और बी सही होगा राइट आंसर, ठीक है। मैं समझा के बताता हूँ आपको। ऑप्शन नंबर ए को बता दिया, ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्र की 5S।
ये हमको कह रहा है कि 5 ईयर्स, ये 5 ईयर्स एक रूल होता है जो किसी कंपनी में लागू होता है, और 5 ईयर्स जो रूल है ये हाउस कीपिंग के अंतर्गत आता है। और ये जो हाउस कीपिंग है, हाउस कीपर का काम होता है कि साफ सफाई करना, यानी कि ये हमें इनडायरेक्टली कर रहा है कि माइक्रोमीटर की सफाई करना, उपयोग में लेने से पहले माइक्रोमीटर को साफ करना। बिल्कुल, ये हमसे डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, ये हमसे इनडायरेक्टली पूछ रहा है। तभी मैंने बोला कि जो स्टूडेंट ढंग से पढ़ा होगा ना वही इसका राइट आंसर कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। मैंने कारण सहित आपको बता दिया इसका जवाब, करेक्ट। मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ किसी भी क्वेश्चन में। आप बताइए कुछ पॉइंट ऐसा है जो छूट रहा है, अगर छूट भी रहा है ना तो मैं आगे बता दूंगा, आपको टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई फिक्र नहीं करना है, राइट। चलिए, ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। 88 माइक्रोमीटर का अल्पतमांक मान कितना होता है, बताइए। माइक्रोमीटर का कितना होता है अल्पतमांक, लिस्ट काउंट के बारे में पूछ रहा है। लिस्ट काउंट इसका होता है 0.01 mm। ये कितना होता है, mm में होता है, ये तो हमारा mm में है। मिलीमीटर में यदि हमसे इंच के बारे में पूछे, इंच के बारे में, तो उसका होता है मान 0.001 इंच। ज़्यादातर इंच के बारे में नहीं, ज़्यादातर हमसे mm के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट मैं आपको इंच के बारे में भी बता देता हूँ, क्या पता आए दिनों में इंच के बारे में पूछ ले तो, ठीक है ना। इसलिए हमें हर तरह से प्रिपेयर करना है। हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो हम इस तरह से अपने आप को तैयार करके रखेंगे, इस तरह से अपने आप को तैयार करके रेडी करके रखेंगे कि क्वेश्चन चाहे कितना भी घूम फिर के आए हमें छोड़ना नहीं है उसको। इंच के बारे में आप, तो हम इंच के बारे में भी हम राइट आंसर करेंगे, mm के बारे में तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा ही आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन को 0 0 बढ़ा के दे दिया है, ठीक है, ताकि कंफ्यूज हो आप और इस क्वेश्चन को गलत कर दें, ठीक है। क्या होता है भाइयों कि जो वैकेंसी होती है ना, तो वैकेंसी में सीट एक लिमिट तक होती है, लेकिन हमारे यहाँ बेरोज़गार, अपने इंडिया में बेरोज़गारी इतना ज़्यादा है कि अगर 100 वैकेंसी निकलती है, एक वैकेंसी में 100 सीट रहती है ना, तो कम से कम वहाँ 1 लाख लोग उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ामिनर होता है या फिर जो इस वैकेंसी को पूरा कंप्लीट करता है, यूँ समझिए कि जो जॉब देता है, ठीक है, तो वो सोचता है कि मुझे कैंडिडेट तो चाहिए केवल 100, मुझे कैंडिडेट कितना चाहिए, केवल 100, और यहाँ पे टोटल 1 लाख कैंडिडेट आ गए हैं, तो मैं इनको नेगलेक्ट किस तरह से करूँ। तो वो यही करता है, कुछ तो नेगलेक्ट करता है क्वेश्चनों को टफ बना के। यहाँ से मान लीजिए कि 5% लोग तो यहीं से हट जाते हैं। कुछ करता है जैसे आपका ये करता है ना मेडिकल टेस्ट वगैरह वगैरह, तो कुछ परसेंट वहाँ से हट जाते हैं। कुछ तो अपने इंडिया में आजकल हर किसी को पता है, मैं खुलेआम बोलता हूँ कि अपने इंडिया में वैकेंसी जो आती है ना, इसमें 2-4% घपला ज़रूर होता है, ऊपर नीचे। बाकी आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। कुछ तो वहाँ से निकल जाते हैं, बाकी आपको यही मिलेंगे, इतना ही कैंडिडेट मिलेंगे। 100 कैंडिडेट उसको चाहिए, 100 कैंडिडेट वो अपने तरह से हैंडल कर लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए आते हैं ताकि हम उसको छोड़ दें और हमारा सिलेक्शन ना हो पाए ठीक है। क्योंकि सिलेक्शन के लिए ना एक पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पे हमें समझ में आता है कि काश मैंने एक क्वेश्चन को और सही किया होता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो ही जाता, ठीक है, और मेरे सपनों में पंख लग जाते चलिए, आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और इसको बहुत ही अच्छी तरह से हम देखेंगे। क्रिम्पिंग टूल इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। हाँ, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्रिम्पिंग टूल्स इलेक्ट्रीशियन द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण है। हाँ, ये तो सही बात है, क्वेश्चन तो समझ में नहीं आया, बट चलते हैं ऑप्शन की तरफ, फिर समझ में आएंगे। टर्मिनल में लक्स को लगाने के लिए, ओहो, ये पूछ रहा है कि क्रिम्पिंग टूल एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा उपयोग किया जाने वाला उपकरण है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। टर्मिनल में लग को लगाने के लिए, टर्मिनल में लग को हटाने के लिए, लग को मजबूती से पकड़ने के लिए, लग की लंबाई बढ़ाने के लिए। सब गलत, टोटल गलत, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्या होता है कि एक हमारा ये होता है वायर,
ये क्या है हमारा वायर। इस वायर के ऊपर यहाँ पे इंसुलेशन लगा हुआ है। हमें इतने भाग पे हमें लक्स लगाना है, तो पहले वायर स्ट्रिपर के द्वारा इतने भाग के इंसुलेशन को हम हटाएंगे, यहाँ पे लक्स लगाएंगे। लक्स को लगाने के लिए हमें क्रिम्पिंग टूल्स की ज़रूरत होती है, जो इसके दांते बने होते हैं और दोनों साइड से इस लक्स को ये दबा देता है, जिससे हमारा क्रिम्पिंग टूल्स वायर के टर्मिनल में, वायर के इंड में ये लग जाता है, ठीक है, जिससे निकलता नहीं, और हम इसको संयोजित करने के लिए आसानी से संयोजित कर सकते हैं कहीं पे भी। ओके, तो ये होता है क्रिम्पिंग टूल्स। अब मैं लग्स के बारे में आपको बता देता हूँ। लग्स देखिए वैसे तो नॉर्मली 3 तरह के होते हैं जो आमतौर पे उपयोग किए जाते हैं, बट वैसे बहुत प्रकार के होते हैं लग। मैं आपको 3 प्रकार का बताता हूँ। एक होता है यू टाइप का, एक यू टाइप लग्स, ठीक है, यू टाइप लग, और दूसरा होता है रिंग टाइप लग, रिंग टाइप लग, और एक होता है हमारा पिन टाइप लग। ये ऐसा लग है जो आम तौर पे बहुत ही ज़्यादा हर जगह पे प्रयोग किया जाता है लग, ठीक है। तो ये यू टाइप, रिंग टाइप और पिन टाइप, ये 3 प्रकार के लग्स हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। और इनका प्रयोग हम वायर में इसलिए करते हैं कि हमें मान लीजिए कि कहीं पे वायर को कनेक्ट करना है, तो हम कनेक्ट कैसे करेंगे? डायरेक्ट वायर को थोड़ी वहाँ कनेक्ट करते हैं, वायर के इंड में हम लगाते हैं लग्स को, फिर हम वहाँ पे लग्स के माध्यम से इसको टर्मिनल पे कनेक्ट कर देते हैं, राइट। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यही रहा, और आज इस सेशन के माध्यम से हमने लास्ट क्वेश्चन यानी कि 89 क्वेश्चनों को कवर कर लिए। ये जो हमारा इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का चैप्टर नंबर सेकेंड था, विद्युत कार के लिए औजार, इसका 29 क्वेश्चन ही टोटल है। और हम अगला अब स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, उसमें हम लोग क्वेश्चनों के माध्यम से उस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे, राइट। तो देखिए दोस्तों, हमने इस सेशन में यानी कि ये जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, विद्युत कार के लिए औजार, सामान्य औजार, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ समझा, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित किया। यहाँ से हमने देखा हथौड़ा क्या होता है, रेतियाँ क्या होती हैं, माइक्रोमीटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, रीमर क्या होता है, और वॉइस के बारे में हमने देखा, क्रिम्पिंग टूल का हमने देखा, हर एक चीज़ को देखा हमने। यहाँ से ये चीज़ हम समझ पाए कि ये जो वैद्युतिक औजार होता है, यहाँ से क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं, इन चीज़ को हमने यहाँ पे एनालाइज किया, राइट। तो हम इसी तरह से हर एक चैप्टर को बड़े ही बेहतर तरीके से, आसानी से हम हर एक चैप्टर को कवर करेंगे। अब मैं आपसे कहता हूं कि अब आप ना बिल्कुल मत रुको, तुरंत इस वीडियो को कर दो लाइक, दबा के लाइक करो, और अपने साथियों के साथ वीडियो को बिल्कुल शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो, राइट। चलिए, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहेगा, और हम अब इस सेशन को एंड करते हैं। अब हमारी और आपकी ये मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और नया चैप्टर, नया धमाल, वहाँ कुछ अलग ही धमाल करेंगे, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से कुछ अलग ही सीखेंगे, राइट। तो चलिए, तब तक के लिए अलविदा, ओके, थैंक यू।